हेलो आर इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इसका नाम है पॉलिटिकल इनसाइट। जहाँ हम देख रहे थे सीयूईटी यूजी पोल साइंस के पीवाईक्यूज को, जो 2026 एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। जहाँ हमने अपने पार्ट 1 में 25 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन एंड डिस्कस कर लिया था। आज देखेंगे जो हमारे 25 क्वेश्चन बचे हुए थे उनको देखेंगे। इट्स अ पार्ट सेकेंड एंड वी हैव 50 क्वेश्चन इन टोटल जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। देखते हैं अपने 26 क्वेश्चन को। अ, जो जो हमसे पूछ रहा है, द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉल सिंबलाइजेस विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। यहाँ पर हम देखेंगे बर्लिन की वॉल का गिरना या उसका विघटन होना हमें किस चीज़ का प्रतीक शो करता है। बर्लिन वॉल सिंबलाइज, देखते हैं तो ये किसको शो करता है। तो इट शोज अ डिसइंटीग्रेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर एंड कोलैप्स ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। सो यहाँ हम देखेंगे बर्लिन की वॉल हमें देखने को मिलती है। इट इज़ बिल्ड इन 1961 एंड फॉल ऑन 1989। सो यहाँ तक हमारे पास डिसइंटीग्रेशन जर्मनी की बात नहीं हमको देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। इसके बाद हमें 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन ज़रूर मिलता है, बट जर्मनी की यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है हमें डिसइंटीग्रेशन। यहाँ पर आफ्टर आफ्टर दिस 1919 में हमें यहाँ पर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखने को मिलता है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, क्योंकि जर्मनी दो आइडियोलॉजीज में डिवाइडेड था, वेस्ट एंड ईस्ट की। वेस्ट एसोसिएटेड था कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी से एंड ईस्ट था सोशलिस्ट से। सो जैसे हमने अपने चैप्टर 1 में भी डिस्कस किया है इसी चैनल पे, अगर किसी ने ना देखा हो तो वो जाके देख सकता है। एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड किया गया क्वालिटी कंटेंट, तो वो देख सकते हैं जाके। यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन हम जर्मनी का नहीं देखते हैं, बल्कि हम यहाँ पर इससे उल्टा देखते हैं, इसका अपोजिट देखते हैं जो था जर्मनी का यूनाइटेड होना। सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। हम जानते हैं हमारा वॉल जो था वो हम एक आइडियोलॉजिकल सेपरेशन था, जो इसके इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद, इसके फॉल के बाद वो डिसइंटीग्रेशन खत्म हो गया एंड हमें यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी देखने को मिला। सो आगे देखेंगे। इसे हिंदी में जो स्टूडेंट हिंदी में देखना चाहे वो देख सकता है, क्वेश्चन को पढ़ सकता है एंड ऐसे ले सकता है। आगे देखेंगे अपने 27 क्वेश्चन को। अरेंज द इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सो यहाँ देखेंगे इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। सबसे पहले देखेंगे कौन सा इवेंट हमें देखने को मिलता है जियो पॉलिटिकली। सो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है चाइना ऑक्यूपाइज एक्साइज चीन, जिसका ईयर है 1950s के अराउंड। एंड सेकेंड इज डिप्लोमेटिक रिलेशन रिस्टोर्ड। डिप्लोमेटिक रिलेशन वॉज रिस्टोर्ड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। सो इसकी बात हमने की थी 1976 में। यहाँ से हमारे रिलेशन बेटरमेंट की ओर बढ़े थे। नेक्स्ट देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी, द फर्स्ट टॉप लेवल लीडर टू विजिट चाइना। इनका विजिट था 1979 में। ये विजिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। यहीं से चाइना के रिलेशंस में काफ़ी हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। जियो पॉलिटिकली नेशन बेटर होते हैं, हमारे रिलेशन बेटर होते हैं। आगे देखते हैं द चाइनाज मैसिव इन्वेजन। चाइना मैसिव इन्वेजन की बात करें तो ये हमें देखने को मिलता है 1962 में। द साइनो इंडियन
द साइनो-इंडियन वॉर ऑफ 1962 ब्रोक आउट। यहाँ हमें देखने को मिलता है। सो आवर करेक्ट ऑर्डर इज फर्स्ट वन वी हैव ए। 1950s के टाइम पे तो वो हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, हमें यही देखना है। एंड हम सिर्फ सेकंड अरेंजमेंट देखना है यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि बी या फिर डी रहेगा। सो हमें सारे चेक करने की जरूरत नहीं होती है। एग्जाम में हमें फर्स्ट एंड सेकंड मैच करना होता है। तो ए हमारे में सेम है, तो यहाँ हम सिर्फ दो ही ऑप्शन में देखेंगे, या फिर बी हो सकता है या फिर डी हो सकता है। के बाद सो देखेंगे बी है 1976 एंड डी है 1962, तो हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पे, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं, इसको हिंदी में देखना हो हिंदी में भी देख सकता है, क्वेश्चन को पढ़ सकता है। इसके बाद देखेंगे अपने 28 क्वेश्चन को, जो यहाँ भी हमें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है स्टेटमेंट्स को। और जो स्टेटमेंट रिलेटेड है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, ये हमारे एनटीए का फेवरेट टॉपिक है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। सो ये पढ़ना और इसको कॉन्सेप्ट को याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बट हम क्रिटिकली एंड इसका एक्सप्लेनेशन हमने चैप्टर 1 में देख लिया था। सो स्टूडेंट्स आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं और इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये क्वेश्चन हमें 24 में भी देखने को मिला एंड 25 में भी, सो मे बी 2026 में भी सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन एंड या फिर कॉजेज पे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकता है। देखते हैं ऑप्शंस को एंड अरेंज करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को, विच इज बोरिस येल्सिन इज अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इन मॉस्को। ये सही स्टेटमेंट है हमारा, करेक्ट। एंड ऑल ऑप्शंस आर राइट, बट हमें इस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो ये देखेंगे इसके ईयर को, तो इसकी बात करेंगे इसके ईयर की, इसके टाइमलाइन की। तो ये था 1985 में, जहाँ पर बोरिस येल्सिन कमान को संभालते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की मॉस्को में। सेकंड देखते हैं, सोवियत यूनियन डिक्लेयर्स दैट द वार्साओ पैक्ट मेंबर आर फ्री टू डिसाइड देयर ओन फ्यूचर। यहाँ पर सोवियत यूनियन वार्साओ पैक्ट के मेंबर्स को फ्री कर देता है कि वो अपना सेल्फ सोवरेन हो सकते हैं, ऑटोनॉमी चूज कर सकते हैं। सो इसकी बात करता है, सोवियत यूनियन बात करता है 1989 में। थर्ड देखते हैं, बोरिस येल्सिन बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ रशिया एंड कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन किया था। तो ये था हमारा 1991 में। यहाँ पर रशिया की बात करें तो डिसइंटीग्रेशन के बाद ही रशिया बना था, तो ये हमारा 1991 हो जाएगा। एंड लास्ट टाइम हमारा द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स इज एस्टैब्लिश्ड। यहाँ पर देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ द कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, ये एक फॉर्मल डिसइंटीग्रेशन था यूएसएसआर का। तो ये देखने को मिलता है हमें 1991 में, स्पेसिफिकली दिसंबर में, एंड ये देखने को मिलता है हमें जून में। सो ऐसे क्वेश्चन भी एनटीए पूछकर हमें कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि हम इस क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। इट इज़ ऑल्सो इन 1991 एंड इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू 1991। सो हमें यहाँ पर स्पेसिफिकली मंथ्स का अगर ना पता हो तो यहाँ पर हम कंफ्यूज हो सकते हैं। बट हम देखते हैं हमारे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन से अगर हमारा ऑप्शन एक्सट्रैक्ट हो रहा है तो उसको देखेंगे पहले हम। सो देखेंगे अपने ऑप्शंस को कौन सा करेक्ट रहने वाला है हमारे लिए फॉर द क्वेश्चन नंबर 28। सो सबसे पहला हमारा ऑर्डर होगा ए, तो यहाँ पर इसको हटा देंगे एंड ये भी चला जाता है, ये भी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा इतना सॉल्व करने का एंड बस आइडिया था हमें यहाँ पर। बट अगर हमको ये पता है कि हमारा आंसर 1985 से स्टार्ट है, सो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है ए बी सी डी, ऑलरेडी ये अरेंज्ड है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। आगे देखते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिलता है, जब अगर तुम्हें कुछ ना समझ आ रहा हो एग्जाम में। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी अपने एग्जाम में कभी कभार ऐसे ही किया है। कभी कभी फैक्ट्स की टाइमलाइन एकदम एग्जैक्ट याद नहीं होती है, और एग्जैक्ट याद होती भी है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा कि 1991 जून में एंड 1991 दिसंबर में हमें दे रखा था जो स्टेटमेंट थी। सो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि हमें अगर 0.1 रिस्क अगर लेना हो तो हम ए बी सी डी के साथ जाते हैं। देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, अगर हिंदी में जिसे पढ़ना हो यहाँ पर पढ़ सकते हैं एंड इसका ऐसे लिख के पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं। विच कंट्रीज डेवलपमेंट इनटू एन इकोनॉमिक पावर इज नोन एज अ मिरेकल ऑफ द हैन रिवर। ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन हो सकता है, सो इसको देखेंगे।
जहाँ पर हमारा आंसर आएगा साउथ कोरिया। ये मिरेकल हैंड रिवर से रेफर किया जाता है ये टर्म। सो बेसिकली इट रेफर रैपिड इकोनॉमिक growth and industrialization of South Korea after the 1950s। हमें याद रखना है ये टर्म जो था मिरेकल ऑन द हैंड रिवर का, ये इकोनॉमिक ग्रोथ से एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ था साउथ कोरिया के। सो ये हमें याद रखनी है। आगे देखते हैं। यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं कि हैन नदी पर चमत्कार के रूप में किसे जाना जाता है। तो आवर आंसर इज साउथ कोरिया। आगे देखेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच जो रहेगा हमारा 30। यस, so which treaty was resisted by Denmark and Sweden as an Eurosceptic response to European Union integrationist? So students, here we have our question about our Euroscepticism जो हमने चैप्टर 1 में इट्स मेंशन इन चैप्टर 2 जो हमने चैप्टर 2 में बात करा था यूनिट 1 के। सो आप इसी चैनल पर जाकर एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर क्वालिटी एंड प्रीमियम कंटेंट ही आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, सब कुछ नहीं है जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, एग्जाम फोकस ना हो। सो प्लीज़ गाइस एक बार आप चेक कर सकते हैं वीडियोज़ को जो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट है आपके क्लासेस के लिए, आपके एग्जाम के लिए एंड आपकी अपकमिंग प्रिपरेशन के लिए। सो डू चेक गाइस। देखते हैं यहाँ पर बात की गई है डेनमार्क और स्वीडन की जो यूरोपियन यूनियन इंटीग्रेशनिस्ट एजेंडा के जो रिस्पांस था उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिक हो गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा परप्लेक्सिटी देखने को मिलती है हमें यूरोस्केप्टिज्म में डेनमार्क और स्वीडन की तरफ से। जो बात करें स्वीडन की तो स्वीडन एंड डेनमार्क दोनों ऐसी कंट्री हैं जो वहाँ पर यूरो को अपना करेंसी नहीं मानती हैं, यूरो को करेंसी की तरह फॉलो नहीं करती हैं। सो हमारा आंसर होगा maastricht ट्रीटी, जहाँ पर हमने यूरो को एक कॉमन करेंसी के रूप में देखा था यूरोपियन मेंबर्स के लिए, बट डेनमार्क एंड स्वीडन रेजिस्ट कर रहे थे उस चीज़ से। सो देखेंगे हम यहाँ पे कि डेनमार्क स्टार्टिंग में एंड इनिशियली रिजेक्ट कर देता है 1992 के रेफरेंडम को एंड वो लेटर इट एक्सेप्टेड in 1993 the referendum, and Sweden also reluctance towards deeper integration। यूरो भी स्वीडन भी यूरो के डीपर इंटीग्रेशन की बात नहीं करता है विद द रिस्पेक्ट ऑफ यूरो। स्वीडन की करेंसी देखा जाए तो वहाँ की करेंसी क्रोना है, क्रोना स्वीडन की करंट करेंसी है, वहाँ पर यूरो को एज एन करेंसी नहीं फॉलो किया जाता है। so, आगे देखेंगे अपने यहाँ देखेंगे हिंदी में जो पढ़ना चाहे, यूरोपीय संघ के एकीकरणवादी एजेंडे के लिए यूरो संधि प्रक्रिया के रूप में डेनमार्क और स्वीडन ने किस संधि का विरोध किया था? तो विरोध किया था maastricht ट्रीटी का। इसके बाद देखेंगे 31 क्वेश्चन को, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड इंडिया एंड पाकिस्तान साइन द शिमला एग्रीमेंट? ये हमने साइन किया था जुलाई 1972 में, जिसमें इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थी और आयरन लेडी इंदिरा गांधी एंड पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो। जो पाकिस्तान की तरफ से इस एग्रीमेंट पे साइन किया था एंड ये एग्रीमेंट हुआ था। ये एग्रीमेंट हमें देखने को मिलता है केम आफ्टर 1971 वॉर, इंडो पाक वॉर के बाद हमें देखने को मिलता है एंड ये एग्रीमेंट बात करता है कंट्रीज में डिस्प्यूट्स को पीसफुली सॉल्व करने की एंड इसी टाइम पे हमें देखने को मिलता है यहाँ पर एलओसी का फॉर्मेशन भी देखने को मिलता है, हमें एलओसी का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। आगे देखेंगे ये हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हमें याद रखने हैं। देखते हैं अपना 31 क्वेश्चन,
31 क्वेश्चन को देखते हैं. In which year India and Bangladesh signed the Farakka Treaty of Sharing Ganga Water? ये हमारे इंपॉर्टेंट हो जाता है. इंडिया एंड बांग्लादेश फरक्का संधि करते हैं, ट्रीटी करते हैं यहाँ गंगा वाटर के बंटवारे के लिए या जो शेयरिंग के लिए. सो ये तो फैक्ट है, ये तो याद रखना ही पड़ेगा स्टूडेंट्स. ये हुआ था हमारा 1996 में, दिसंबर 1996 में. एंड जो इसका कंसर्न था हमारा गंगा रिवर की शेयरिंग, जो फरक्का बैरेज पे था, फरक्का बैरेज के लिए. एंड ये एग्रीमेंट हुआ था हमारा और 30 ईयर्स, ये याद रखेंगे, 30 ईयर्स के लिए किया गया था. एंड डिस्प्यूट ओवर वाटर शेयरिंग ऑफ गंगा एंड फरक्का बांध पे किया गया था, जो म्यूचुअल कॉर्पोरेशन को दिखाता है. एंड म्यूचुअल कॉर्पोरेशन की बात करता है ये ट्रीटी, म्यूचुअल कॉर्पोरेशन की बात करती है. एंड बात करती है सीजनल फ्लो अरेंजमेंट्स की. ये सब याद रखेंगे. इंडिया एंड बांग्लादेश साइन द फरक्का ट्रीटी ऑन 1996. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32. देखेंगे अपना. द 32, the olive branches in the emblem of the United Nations logo signifies. ठीक है, यूनाइटेड नेशंस की ऑलिव ब्रांचेस किसका प्रतीक मानी जाती है. यहाँ पर देखेंगे किसका प्रतीक मानी जाती है. राष्ट्रीय प्रतीक या कहीं तो उनका यूनाइटेड नेशंस का एम्बलम ऑलिव ब्रांच क्या शो करता है. सो इट शोज वर्ल्ड पीस. United Nations uses this logo olive branch for a world map. It uses the logo that shows a world map surrounded by olive branches. Yes, तो यहाँ पर वर्ल्ड मैप को दिखाया जाता है इन ऑलिव ब्रांचेस से सराउंडेड. सो ये लोगो है वहाँ का यूनाइटेड नेशंस. और जो ऑलिव ब्रांच है वो सिम्बलाइज करती हैं पीस को सिम्बलाइज करती है. ये आइडिया बेसिकली ग्रीस से लिया गया है, ऑलिव ब्रांचेस का वो पीस से डिनोट करना. ये आइडिया हमें ग्रीक से देखने को मिलता है. एंड ये यूएन बात करता है पीस के बारे में. सो इनका गोल है गोल ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी. ये यूएन का गोल है. आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को. क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं. द WTO was set up in 1995 as the successor to which of the following organization. तो ये क्वेश्चन हमने अपने फर्स्ट MCQ क्लास में किया था. तो हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर 4 में हम ये डिस्कस करेंगे अपने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल से. तो वहाँ पर देखेंगे वो जो WTO है वो किसका सक्सेसर है, इसमें से बताएंगे. सो आवर करेक्ट आंसर इज गैट. पहले इसको हम गैट के रूप में जानते थे, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, गैट. देन बाद में इसको रिप्लेस करके WTO का इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1995. गैट वाज ओनली अ टेम्परेरी एग्रीमेंट. ये एक टेम्परेरी एग्रीमेंट था. ये कोई फुल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था. यहाँ पर WTO एक फुल ऑर्गेनाइजेशन है एंड फुल फ्लेजेड फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है WTO. सो यहाँ पर WTO गैट की रिप्लेसमेंट के बाद एक्सपेंड करता है ट्रेड इन सर्विसेज में एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. इन दोनों चीज़ों को एक्सपेंड करता है एंड इन दोनों ही स्कोप को एक्सपेंड करता है एंड रिप्लेस करता है गैट को. ये हमने देख लिया. एंड ये कहीं तो अपग्रेड करता है. आगे देखेंगे यहाँ पर हिंदी में पढ़ सकते हैं. WTO के हिसाब से 1995 में निम्नलिखित में से किस संगठन के उत्तराधिकारी के रूप में की गई. तो हमने देखा गैट के रूप में की गई. इसे व्यापार और शुल्क पर सामान्य समझौता कहा गया था. कौन सा क्वेश्चन किया था हमने किया था 33. तो हम करेंगे बात 34 की.
34 क्वेश्चन की बात करेंगे, जो हमारा मैच द फॉलोइंग है। यहाँ पर हमें एनवायरनमेंट ट्रीटीज़ के बारे में, उनकी ईयर के बारे में मेंशन करना है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे अपना ब्रटलैंड रिपोर्ट, जो आई थी 1987 में, एंड जो बात करती थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्रटलैंड रिपोर्ट किसकी बात करती थी? इट एम्फेसाइज ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आगे देखेंगे। पहले हम ये तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यहाँ पर सारे ईयर्स को, सारे उनके फैक्ट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। बट स्टूडेंट, अगर आपको आइडिया हो, आपको आपका आंसर अगर ए के साथ किसी भी क्वेश्चन के साथ मैच करके यहाँ पर सॉल्व हो रहा है, तो प्लीज़ आप वही फॉलो करें, क्योंकि पेपर में टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। तो देखेंगे सेकंड को, अंटार्कटिक ट्रीटी। अंटार्कटिक ट्रीटी साइन हुई थी हमारी 1959 में। 1959 में जो अंटार्कटिका के एनवायरनमेंट के पीसफुल पर्पस के लिए की गई थी। एंड थर्ड बात करेंगे एंटार्कटिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल की। एंटार्कटिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो ये हमारे 1991 में हुई थी। एंड जो ये बैन ऑन माइनिंग एंड अंटार्कटिक की एनवायरनमेंट की बात करती थी। आगे देखेंगे अर्थ समिट को। अर्थ समिट तो सबको पता ही होना चाहिए। ये तो हुआ था हमारा, जहाँ पर अर्थ समिट वहाँ पर 1992, जहाँ पर अर्थ समिट वहाँ पर 1992। इसको याद रख सकते हैं सब। पृथ्वी सम्मेलन हमारा हुआ था 1992 में। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है, जो एक मेजर ग्लोबल एनवायरनमेंट कॉन्फ्रेंस के तरह भी हम इसको जानते हैं, एंड जिसमें बात की गई थी हमारी एजेंडा 21 के बारे में, जो क्लाइमेट कन्वेंशन के ऊपर था। याद रखेंगे कि अर्थ समिट में हमने एजेंडा 21 को अपनाया था। तो यहाँ पर मैच करते हैं अपना ऑप्शन को। सो ए का रहने वाला है फोर्थ। ए का फोर्थ स्टूडेंट्स, हमारा आंसर ए के फोर्थ ऑप्शन से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहने वाला है ए का फोर्थ, एंड फर्स्ट आंसर हमारा रहने वाला है ए के फोर्थ ऑप्शन से हमारा एलिमिनेट हो गया। तो आर लवली स्टूडेंट्स, आर इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट्स, आपको ये स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। ओके, आगे देखेंगे अपने 34 आई गेस, नो 35 यहाँ देखेंगे नहीं 35 क्वेश्चन को। 35 क्वेश्चन के बात करते हैं, देखेंगे द वाजपेयी मुशर्रफ समिट इन 2001 वाज हेल्ड इन, द वाजपेयी मुशर्रफ समिट इन 2001 वाज हेल्ड इन। यहाँ पर पूछा गया वाजपेयी एंड मुशर्रफ समिट 2001 में हुई थी, वो किस जगह पर हुई थी? दैट वाज हेल्ड इन आगरा। आगरा इज फेमस फॉर सिंबल ऑफ लव, या ताजमहल जानते होंगे सब, वहाँ पर किया गया था। बट ये थोड़ा ये पॉलिटिकल समिट था, एंड याद रखेंगे इसको हम। वाजपेयी मुशर्रफ समिट को हम आगरा समिट की तरह भी जानते हैं, जो 2001 में हुआ था। तो ये याद रखेंगे, वाजपेयी मुशर्रफ इज ऑल्सो नोन एज ऑल्सो फेमस फॉर आगरा समिट, जिसमें हम देखते हैं हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था समिट का। सो हम बात यहाँ पर हम कश्मीर इशू पे भी की थी, एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की भी बात यहाँ पर की गई थी, जो इंडिया एंड पाकिस्तान के रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए हेल्प कराई गई थी। सो ये हम याद रखेंगे। एंड ये हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी एंड परवेज मुशर्रफ। तो इनके फुल नेम भी पता होना चाहिए हमें। परवेज मुशर्रफ यहाँ पर 2001 में इलेक्ट हुए थे, जैसा कि हमने देखा था अपनी क्लास में। तो आगे देखेंगे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन को, जो एनटीए का सबसे ज़्यादा फेवरेट, या कहीं तो एनटीए को ऐसे क्वेश्चनों से काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन है, काफ़ी ज़्यादा एडमायर करते हैं एनटीए ऐसे क्वेश्चंस को। तो ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ज़रूरी है हमको, ट्रीटीज़ को सबको। ये एक्चुअली ये जो ट्रीटीज़ होती हैं सब सिर्फ कंटेंट पे ध्यान देते हैं, एक्सप्लेनेशन एंड ऑल। बट हमें जो एनसीईआरटी में दी गई, एनसीईआरटी में जो हमें दी जाती है, जो स्मॉल बॉक्स दिए जाते हैं हमें चैप्टर के साइड में, वो हमें इम्पॉर्टेंटली वहाँ पर गौर करना चाहिए। वहाँ से मोस्टली क्वेश्चन वहाँ से उठा लिए जाते हैं, जो हम सोचते हैं कि वहाँ से इग्नोर कर देते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें
एनसीईआरटी के टाइमलाइन को या फिर किसी ट्रिटी को जो छोटे से बॉक्स में हमें दे रखी होती है उसको इग्नोर नहीं करनी। वहीं से क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पर फ्रेम होते हैं। तो ये देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले हम देखते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी ABM, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो थी 1972 में, 1972 में ABM इज रिलेटेड टू 1972 एक का थर्ड। सो कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट, ये क्वेश्चन भी हमारा एक एक क्वेश्चन से ही सॉल्व हो गया। तो इट्स आवर थर्ड ऑप्शन। यहाँ पर सॉल्व करने की हमको आगे ज़्यादा अपने दिमाग को दौड़ाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारा आंसर जो है एक के थर्ड को ऑप्शन से ही आ गया। तो इसमें देखेंगे, फिर भी हम देख लेंगे यहाँ पे बी का सेकंड रहने वाला है। बी का सेकंड 1968 में जो है हमारी NPT, एंड इसके बाद देखेंगे CWC, सी का रहने वाला है फोर्थ 1992, इंडिया फर्स्ट टेस्टेड न्यूक्लियर डिवाइस, ये था हमारा 1974, बट ये ऑफिशियल नहीं था, ये इंदिरा गांधी के फेस में किया गया था, ऑफिशियल नहीं था, अनऑफिशियल टेस्ट। जहाँ हम ABM ट्रीटी को देखेंगे तो ये हुआ था हमारे US एंड USSR के बीच में। वहाँ पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लिमिट करने के लिए किया गया था, ये हम याद रखेंगे। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी साइन बिटवीन US एंड USSR। एंड NPT की देखेंगे, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये बात करती है ग्लोबली एंड वर्ल्ड वाइड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर ट्रीटी, बट इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है। वो हम अपने MCQ के प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं, तो होपफुली आप वो देखिए जाके। इसके बाद बात करेंगे CWC की, जो 1992 में जो बैन करती है केमिकल वॉर वेपन्स को ग्लोबली। NPT स्प्रेड के प्रिवेंशन करती है स्प्रेड से न्यूक्लियर वेपन के, एंड CWC केमिकल वेपन्स को बैन करती है वर्ल्ड वाइड। आगे देखेंगे इंडिया फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जो मैंने बताया आपको 1974 में हुआ था पोखरण में, इंदिरा गांधी के टाइम पे पोखरण में, जिसे हम स्माइलिंग बुद्धा के नाम से भी जानते हैं। सो ये पूछा जा सकता है स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि स्माइलिंग बुद्धा हमारा किस इवेंट से एसोसिएटेड है एंड किसको सिग्निफाई करता है, तो ये हमें याद रखना। ये देखेंगे कौन सा क्वेश्चन था हमारे लिए रहने वाला है हमारे लिए 37 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन को देखेंगे। लिमिट्स टू ग्रोथ फोकसेस ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट कंसर्न। लिमिट टू ग्रोथ फोकस, ये एक टैगलाइन है। तो ये एनवायरमेंटल कंसर्न किसकी बात करता है? सो ये बात करता है हमारा डिप्लीशन ऑफ द अर्थ्स रिसोर्सेज। यस, इट इज करेक्ट आंसर। ओजोन लेयर की बात यहाँ पर नहीं होती है डिप्लीशन की, एंड कोस्टल पोल्यूशन की भी नहीं, वाटर पोल्यूशन की नहीं, यहाँ पर बात होती है डिप्लीशन ऑफ द अर्थ्स रिसोर्सेज। तो देखते हैं ये रिपोर्ट का कंसर्न क्या था। ये हमारी हुई थी, ये रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है 1972 में, जो प्रिपेयर कराई गई थी क्लब ऑफ रोम के द्वारा, क्लब ऑफ रोम एंड इट emphasizes on rapid population growth and industrialization and overuse of natural resources। एंड ये जो कंसर्न थे, ये सब कंसर्न हमारे अर्थ के रिसोर्सेज को या तो कहें तो शरण कर रहे हैं। ये सब जो फैक्टर हैं, जैसे हमारे पॉपुलेशन का बढ़ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का बढ़ना, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड ये सब हमारे अर्थ के एनवायरमेंटल कंसर्न के लिए था, जो बात करते हैं लिमिट्स टू ग्रोथ। मतलब ग्रोथ को भी हमें अब लिमिट करना होगा, क्योंकि उससे एनवायरमेंटल क्राइसिस एंड कंसर्न देखने को मिल रहे हैं हमें, एंड हमारे कहीं ना कहीं इकोलॉजिकल जो हमें कोलैप्स देखने को मिल रहा है, वो इसी के ये जो मेजर कंसर्न है इसी की वजह से हमें देखने को मिल रहा है। सो ये याद रखेंगे, ये हुआ था लिमिट्स टू ग्रोथ 1972, क्लब ऑफ रोम ने प्रिपेयर कराया था। ये आगे देखेंगे 38 क्वेश्चन को देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग regions are subject to special regional rules of environmental protection? Which of the following regions are subject to special regional rules of environmental protection? So यहाँ हम देखेंगे स्पेशल रीजन ऑफ रीजनल रूल्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कौन करता है। यहाँ पर
बात की जाती है द आर्कटिक एंड द आर्कटिक पोलर रीजन एंड special environmental protection special environmental protection rules are applied mainly to fragile ecological reason. ये जो प्रोटेक्शन है ये बात करता है फ्रजाइल इकोलॉजिकल रीजन के लिए एंड स्पेशली पोलर रीजन्स के लिए. आगे देखेंगे इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है, तो ये याद रखेंगे. इसकी बात करते हैं एंड किससे रिलेटेड है. आगे देखेंगे अपने 39 क्वेश्चन को. Which of the following international institution plays an important role in determining an economic policy across the world? यहाँ पर ऐसा कौन सा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए अक्रॉस द वर्ल्ड. सो इट इज़ देखेंगे पहले यहाँ पर इकोनॉमी के लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन रिलेट करता है. IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IAEA जो बात करता है एटॉमिक विच इज़ रिलेटेड टू एटॉमिक टर्म. एंड यहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल भी नहीं होगा, ह्यूमन राइट्स वॉच ये भी नहीं होगा. इकोनॉमिक की जो बात करता है वो करता है हमारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. एंड जो एक ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस को मेजर रोल प्ले करता है ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस के लिए. एंड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू कंट्रीज. एंड ये एडवाइस देता है फिस्कल मॉनेटरी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए एडवाइस करता है. एंड ये एमनेस्टी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड शॉर्ट टर्म लोन देता है, ये भी याद रखेंगे. इट गिव्स शॉर्ट टर्म लोन. वहाँ पर वर्ल्ड बैंक हमें शॉर्ट टर्म लोन नहीं प्रोवाइड कराता है, वहाँ पर जो होता है लॉन्ग टर्म की बात की जाती है. सो याद रखेंगे बेसिकली वर्ल्ड बैंक एंड IMF का डिफरेंस हमें याद रखना है. एंड जो फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है कंट्रीज को फिस्कल, चाहे वो फिस्कल हो, चाहे वो मॉनेटरी हो, चाहे वो इकोलॉजिकल हो, इनके रिफॉर्म्स की भी एडवाइस करता है IMF. सो याद रखेंगे. देखेंगे अपना 40 क्वेश्चन पे चलते हैं. तो देखते हैं which of the following statements are correct about the impact of globalization. इम्पैक्ट के बारे में बताना है. ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट क्या क्या प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं वैश्वीकरण के. सो देखते हैं ग्लोबलाइजेशन रिजल्ट इन इरोजन ऑफ स्टेट कैपेसिटी. सो ये ट्रू स्टेटमेंट है, करेक्ट है. ग्लोबलाइजेशन ने रिड्यूस किया है ऑटोनॉमी के स्टेट्स की ऑटोनॉमी को. एंड इरोजन देखने को मिलता है स्टेट की कैपेसिटी में. ग्लोबल मार्केट्स एंड इंस्टीट्यूशन एंड कैपिटल फ्लोज के चलते हमें यहाँ पर इरोजन देखने को मिलता है स्टेट की कैपेसिटी में. आगे देखेंगे सेकंड ऑप्शन देखेंगे. इट मीन्स इरोजन इन द एबिलिटी टू द गवर्नमेंट टू डू व्हाट दे डू. यस, कहीं ना कहीं ये भी करेक्ट है हमारा ऑप्शन. एंड यहाँ पर गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली कंट्रोल नहीं शो कर पाती है, चाहे वो इकोनॉमी पॉलिसीज़ हो. एंड वहाँ इकोनॉमी पॉलिसीज़ के लिए इंडिपेंडेंटली गवर्न नहीं कर पाती है बिकॉज ऑफ IMF, WTO एंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स. ये ऐसे कुछ फैक्टर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली कंट्रोल एंड नहीं शो कर पाती है, अपना नहीं गवर्न कर पाती है इन एक्सटर्नल प्रेशर के चलते. आगे देखेंगे. ऑल ओवर द वर्ल्ड द ओल्ड वेलफेयर स्टेट इज नाउ गिविंग वे टू अ मोर मिनिमलिस्टिक स्टेट दैट परफॉर्म्स सर्टेन कोर फंक्शन. यस, अब ये बात करता है कि कैसे वेलफेयर स्टेट्स का नेचर चेंज हुआ है. एंड एक हमें शिफ्ट देखने को मिला है वेलफेयर स्टेट में. अब वेलफेयर स्टेट पहले जैसा नहीं रहा, अब उसमें शिफ्ट देखने को मिलता है हमें. जैसे ट्रेडिशनल वेलफेयर अब श्रिंक हो रहा है एंड वो मिनिमलिस्टिक स्टेट्स की ओर बढ़ रहा है. एंड मिनिमलिस्टिक स्टेट्स में बात करते हैं मिनिमलिस्टिक स्टेट की, तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड बेसिक रेगुलेशन पे ज़्यादा फोकस देखने को मिलता है हमारा. जहाँ पर वेलफेयर स्टेट्स की नेचर शिफ्ट हो गया है इस मिनिमलिस्टिक पे. एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर इग्नोरेंस देखने को मिलती है हमें वेलफेयर के लिए स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की.
आगे देखते हैं. In place of the welfare state, it is the market that becomes the prime determinant of economy and social priorities. So, which is also correct. यहाँ पर हमें वेलफेयर स्टेट की जगह मार्केट जो एक प्राइम डिटर्मिनेंट हो गया बनता हुआ दिखता है. यहाँ पर प्राइम डोमिनेंस को हम देखने को मिलते हैं वेलफेयर स्टेट्स के जगह पे देखें तो मार्केट डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा परमानेंटली इंक्रीज हुआ है. एंड जो डिसाइड करता है यहाँ पे तो ये थे हमारे कुछ ये सब ऑप्शन को हमने डिस्कस किया. देखेंगे अपने करेक्ट आंसर को. All are correct answer. All options are correct. So A, B, C, D, all are correct. जिसको ये हिंदी में पढ़ना हो हिंदी में भी पढ़ सकता है. बात करेंगे अपने 41 क्वेश्चन की. 41 क्वेश्चन को देखेंगे. द टर्म मैकडोनलाइजेशन इज द रिजल्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग. इसमें कौन सा टर्म मैकडोनलाइजेशन से रिलेट करता है. सो क्या पॉलिटिकली नो, इकोनॉमिकली नो, and resistant to globalization no. It's talked about cultural consequences of globalization. जो टर्म हमें दिया था सोशोलॉजिस्ट जॉर्ज रिड्सर ने. यहाँ पर मैकडोनलाइज रेफर करता है स्प्रेड ऑफ यूनिफॉर्म एंड स्टैंडर्डाइज cultural practices across the world. जैसा कि हम जानते हैं मैकडोनल्ड हमें एक फास्ट फूड चेन जो हमें देखने को मिलती है वो हमें हर किसी कंट्री में देखने को मिलती है ये जो चेन है. तो जो एक कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस बन जाता है यहाँ पर फास्ट फूड कंजप्शन एक कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस को शो करता है ग्लोबलाइजेशन के चलते. देखेंगे एंड इससे हम देखेंगे कि ये जो ये कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस कैसे बनता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कल्चर जो होता जा रहा है होमोजेनाइजेशन हो रहा है यहाँ पे कल्चर का. एंड लोकल ट्रेडिशन रिप्लेस किए जा रहे हैं ग्लोबल वेस्टर्न कल्चर से. सो ये जो लोकल कल्चर रिप्लेस्ड और शिफ्ट कर रहा है वेस्टर्न कल्चर पे. चाहे वो बात करें हम अपने खाने की, अपने पहनावे की, अपने एक्सेंट की. सो इन सब में हमें मैकडोनलाइजेशन या फिर कहीं हम एक शिफ्ट देखने को मिलता है. सो बेसिकली इसको डिनोट करता है हमारे पैटर्न को वर्ल्ड वाइडली. सो आगे देखेंगे अपने 42 क्वेश्चन को. सो ये रहने वाला है हमारा पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन जहाँ पर हम देखेंगे इस पिक्चर को. जूम करती हूँ इसको, पिक्चर को जूम करती हूँ, इमेज को देखेंगे. ये हमारे एनसीईआरटी से उठाई गई इमेज है. तो स्टूडेंट्स हमारे लिए वहाँ के पिक्चर्स को एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज़्यादा हमारा एसेंशियल रहता है अपने एग्ज़ाम के लिए. हमें एक एनसीईआरटी में चाहे हमारे लिए वो कोई बॉक्स हो एंड या वो हमारे लिए कोई पिक्चर हो, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं. कुछ भी हमें स्किप नहीं करना है, हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते. सो ये देखते हैं ये इमेज किसको शो करती है. सो यहाँ पर पूछा गया हमसे इन विच ईयर रहने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 42. सो ये क्वेश्चन नंबर 42 रहने वाला है हमारा इस क्लास के लिए. इन विच ईयर नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक आफ्टर एबॉलिशिंग मोनार्की. यहाँ पर नेपाल कब डेमोक्रेटिक हुआ था मोनार्की को अबॉलिश करके. सो इट्स इन 2008. यहाँ पर राजतंत्र या फिर कहीं मोनार्की से हमें डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक देखने को मिलता है. डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शिफ्ट देखने को मिलता है. मैसिव प्रोटेस्ट एंड डिस्प्यूट्स के बाद नेपाल ऑफिशियली बिकेम अ फेडरल डेमोक्रेटिक इन 2008 एंड वहाँ पर मोनार्की को अबॉलिश कर दिया. रिसेंट में देखें तो वहाँ पे भी अभी प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे. वहाँ पर एक जैसे देखा जाए तो रैपर जो है वो अपने प्रोफेशन से रैपर है बट वो वहाँ की पीएम की तरह पीएम अपॉइंट किए गए वहाँ के.
एंड वहाँ पे एक चीज़ देखने को मिला कि अब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के जो चिल्ड्रन हैं, जो उनके डॉटर एंड सन्स हैं, वो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के वो गवर्नमेंट स्कूल में जाकर एजुकेशन लेंगे। ये एक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट एंड गेम चेंजर रहने वाला है एजुकेशन के लिए एंड गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा। तो ये नेपाल के बारे में अभी हमें देखने को मिला है। वहाँ के पीएम चेंज हुए हैं प्रोटेस्ट के बाद। वहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ था, तो उसके बाद वहाँ पर अभी हाल-फिलहाल में हमारे नेपाल के नए हमें पीएम देखने को मिलते हैं, जिन्होंने डिसीज़न लिया है। सो बात कर ली हमने, आगे देखते हैं अपने 43 क्वेश्चन को, जो पिक्चर बेस्ड रहने वाला है। इन व्हिच ईयर द किंग ऑफ नेपाल एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। हम ऊपर हमने बात करी नेपाल की, सो दिस इमेज रिलेटेड टू नेपाल प्रोटेस्ट एंड मूवमेंट। सो ये इमेज हमारे नेपाल के प्रोटेस्ट से एंड मूवमेंट से रिलेट करती है, शो करती है। देखेंगे इन विच ईयर द किंग ऑफ नेपाल एक्सेप्टेड द डिमांड फॉर न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर हम बात की गई है, वेट स्टूडेंट वेट, जहाँ पर 1990 में नेपाल ने विटनेस किया था मेजर डेमोक्रेटिक मूवमेंट को, मेजर डेमोक्रेटिक मूवमेंट को जो जिसे हम पीपल्स मूवमेंट या जन आंदोलन कहते हैं, जो फर्स्ट था पीपल मूवमेंट फर्स्ट एंड 2008 में सेकंड वाला देखने को मिलता है हमें, पीपल्स मूवमेंट सेकंड। सो हम न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं 1990 में। जो किंग बीरेंद्र थे, उनके किंग बीरेंद्र पे दबाव बनाया जा रहा था एंड उन्होंने वहाँ पे ये न्यू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था मैसिव प्रोटेस्ट के बाद किंग बीरेंद्र ने। एंड जहाँ पर मोनार्की को एंड किया गया था, एंडेड मोनार्की, एंडेड एब्सोल्यूट मोनार्की। एंड वहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की प्लस मल्टी पार्टी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। आगे देखते हैं 1990 ये एक रिमार्क बन जाता है वहाँ पे डेमोक्रेसी का फर्स्ट चेंज जो देखने को मिलता है मोनार्की टू डेमोक्रेसी। तो ये एक रिमार्केबल डेट बन जाती है हमारे लिए पीपल्स मूवमेंट की तरह, हम इसको याद रखते हैं। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 को। बात करते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ द फेमस एक्टिविस्ट इन द अबव पिक्चर। जो पिक्चर हमने ऊपर देखी, जो पिक्चर हम ऊपर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं इस फोटो को। तो इसमें पूछा गया है जो यहाँ पे शो हो रही है पिक्चर या इमेज में शो हो रही है, वो फेमस एक्टिविस्ट कौन है। तो ये हमारी दुर्गा थापा, का नाम है शेज दुर्गा थापा, जो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे एक्टिव थी मूवमेंट में। आगे देखेंगे आगे देखेंगे हमारे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 44 रहने वाला है, नहीं 45 रहने वाला है गेस, नंबर 45 रहने वाला है हमारे लिए। जस्ट द नॉन वायलेंट मूवमेंट टू रिस्टोर डेमोक्रेसी इन नेपाल वाज लेड बाय। यहाँ पर नॉन वायलेंट मूवमेंट की बात की गई है डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने के लिए नेपाल में। सो कौन सी पार्टी ने इसको लीड किया था। सो वहाँ पर देखने को मिलती है हमें सेवन पार्टी अलायंस। सेवन पार्टी अलायंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपना नेपाल में डेमोक्रेसी के लिए। एंड सेवन पार्टी अलायंस ने पीपल्स पीपल्स मूवमेंट सेकंड को लीड किया था 2006 में। जो इट्स अ कोएलिशन, ये कोएलिशन था किंग के डायरेक्ट किंग के डायरेक्ट रूल को अपोज करने के लिए। सो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी का अपोजिंग किंग को अपोज करने के लिए जो कोएलिशन था, ये काफ़ी मेजर था पॉलिटिकली।
जहाँ पर उन्होंने मास प्रोटेस्ट किया था, सिविल ओबीडियंस किया था एंड बेसिकली इनका थोड़ा आइडियोलॉजिकल जो ये फॉलो करते थे वो थोड़ा माओइस्ट था। एंड वहाँ पर इसके बाद जो ये आंदोलन हुआ, जो 7 पार्टी ने लीड किया रिस्टोर डेमोक्रेसी करने के लिए, वहाँ पर किंग ज्ञानेंद्र ने डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया 2006 में एंड नेपाल एक फुल फ्लेज्ड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर। पैसेज मिलता है हमें करने के लिए, जिस पैसेज से एक्सट्रैक्ट करने होते हैं हमें आंसर। सो ये एक बार आप खुद गो थ्रू करेंगे। मैं यहाँ पर एक इसका एसेस करेंगे सभी स्टूडेंट्स और इसको एक बार रीड करेंगे एंड इसके बाद आपको क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करना है एंड मार्क करना है अपने कॉम्प्रिहेंशन से। देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिटी वाज इन द माइनॉरिटी इन श्रीलंका। ये पैसेज में से निकालना है एंड व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ श्रीलंका, 47 क्वेश्चन एंड व्हाट वाज द डिमांड ऑफ तमिलियन टू श्रीलंका गवर्नमेंट। ये भी पैसेज में से आपको मार्क करना है, क्या उनकी मांग थी ये बताना है एंड ये स्टेटमेंट्स को भी आपको मैच करना है एंड बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है एंड इनकरेक्ट है पैसेज में से। सो ये आप अपने आप से पढ़ेंगे एंड क्वेश्चन का आंसर खुद टिक करेंगे। इन विच ईयर IPKF वॉज पुल्ड आउट फ्रॉम श्रीलंका, ये हमने बात की थी अपने सेकंड चैप्टर में। बाकी आपको चैप्टर नहीं, यहाँ से पैसेज के बेस पर इसका आंसर करना है, तो एक बार हिंदी में भी देख लेंगे इसे। हिंदी वाले स्टूडेंट्स अब इसको देखेंगे एंड पढ़ेंगे और आंसर को मार्क करेंगे। रिकॉग्निशन के बेस पे इसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। और सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को भी रीड कर सकते हैं, दैट देन उसके बाद आप पैसेज पे भी शिफ्ट कर सकते हैं रीड करने के लिए। ये स्ट्रैटेजी भी आप अपना सकते हैं अपने एग्जाम के लिए, जो पर्सनली मैं खुद अपने एग्जाम में फॉलो करती हूँ। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को एक बार गो थ्रू करती हूँ या फिर एक नज़र उन पे अच्छे से रीड करती हूँ डाल के एंड फिर शिफ्ट करती हूँ अपने पैसेज पे, अच्छे से उसको पढ़ती हूँ, देन फिर आंसर ईजिली सॉल्व होते हैं, मार्क होते हैं। तो ये देखेंगे हिंदी में, श्रीलंका की सरकार से तमिल को क्या मांग थी एंड ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए, ऊपर इंग्लिश में दिखा दिए थे, तो एक बार हिंदी में भी इसे गो थ्रू कर लेंगे हिंदी वाले स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के। सो लवली स्टूडेंट, आर इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट, ये थी हमारी क्लास, ये थी हमारी MCQ की क्लास, जो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व किए हमने यहाँ पे। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी स्टूडेंट्स कि CUET बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है एंड एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हम फॉलो करें, प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो किया जाए एंड कंसिस्टेंसी रखी जाए अपनी प्रिपरेशन में एंड प्रैक्टिस इज द गेम चेंजर फॉर आवर एग्जाम। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं यहाँ से एंड तो प्रैक्टिस के साथ आपको PYQ सोल्व करने हैं, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपको चैनल पे कराए जाएंगे एंड बीच बीच में आप थ्योरी क्लास को भी ले सकते हैं एक रिवीजन के लिए। सो गाइस ये थी हमारी क्लास 50 क्वेश्चन की, आई होप आपको पसंद आई हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब गाइस एंड शेयर भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड्स के साथ एंड जो इसकी प्रेप कर रहा हूँ CUT की, CUT UG के कंटेंट के बाद हम यहाँ पर PG के लिए अपलोड करेंगे एंड फिर करेंगे UGC नेट के लिए। तो अगर इनसे भी रिलेटेड कोई भी स्टूडेंट हो आपको आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में या फिर ग्रुप में, तो आप वहाँ पर भी इसको शेयर कर सकते हैं कि अपकमिंग वीडियोस हम इन्हीं कंटेंट पे लाने वाले हैं। सो चैनल के साथ अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें स्टूडेंट्स, आपको क्वालिटी कंटेंट ही प्रोवाइड कराया जाएगा, कुछ ज़्यादा एग्जैजरेशन या फिर एग्जाम फोकस्ड से हटकर कुछ नहीं यहाँ पर आपको मिलेगा। आपको सिर्फ एग्जाम बेस्ड रहेगा, एग्जाम ओरिएंटेड यहाँ पर जो करवाया जाएगा आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो ये थी हमारी क्लास फॉर CUT UG पॉलिटिकल साइंस। तो आगे आने वाले सेशंस के लिए, आगे आने वाले क्लासेस के लिए हम यहाँ पर नोटिफिकेशन सब ऑन कर सकते हैं एंड शेयर कर सकते हैं, चैनल को ग्रो करवाएं स्टूडेंट्स। ये आपके लिए क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करवा जाए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी कंटेंट यहाँ पे अपलोड किया जाता है। सो मैं होपफुली मैं बस चाहती हूँ कि ये चैनल ग्रो करें एंड स्टूडेंट्स के काम आए, उनको हेल्प हो इस चैनल से एंड मेरे कंटेंट से, बस यही रहता है मेरी तरफ से ये आइडिया। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, स्नेहा पॉल दिस साइड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।